आज तो मानो चिड़िया की शादी है और मानो चिड़िया की माँ उसके पास आकर उससे कहती है, मानो मुझे मालूम था कि तुम अभी भी घर का कोई काम ही कर रही होगी। शादी का मुहूर्त बस होने ही वाला है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ माँ, मुझे मालूम है कि शादी का मुहूर्त बस होने ही वाला है। आप चिंता ना करिए, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आ जाती हूँ। थोड़ी ही देर में मानो चिड़िया तो शादी के वेन्यू पर आ जाती है और मानो चिड़िया की शादी कालो कौवे के साथ हो जाती है। ऐसे कालो और मानो अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करते हैं। दूसरी तरफ मानो की नंद रानी कवि अपनी माँ से ऐसे कहती है, देखो माँ, अब तो भाभी की शादी को इतना समय बीत गया है। मैं क्या कह रही थी कि घर के सब नौकरों को आप काम से निकाल दें, मैं और भाभी सारा काम देख लेंगे। अरे गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कालू ने ये सुन लिया तो वो क्या सोचेगा कि हमने उसकी बीवी को नौकरानी समझ लिया है क्या? नहीं माँ, भाभी के साथ मैं भी तो काम करवाया करूंगी और कालू भैया ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। आप बस जाकर सब नौकरों को काम से निकाल दें। ठीक है रानी, कहती तो तुम ठीक ही हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी भाभी के साथ पूरा पूरा काम करवाया करोगी। पारो चिड़िया को भी लगता है कि रानी कवि बिल्कुल ठीक कह रही है और वो नौकरों को नौकरी से निकालने के लिए एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है और फिर अपने नौकरों से कहती है, गुड़िया और कोको, मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल से तुम लोगों को नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अरे मालकिन, ये आप क्या कह रही हो? हमारे घर का सारा खर्च तो इसी नौकरी से चलता है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, तुम लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई, बल्कि रानी कवि ने कहा है कि अब अपनी भाभी के साथ मिलकर वही घर का सारा काम किया करेगी। पारो चिड़िया की ये बात सुनकर गुड़िया और कोको भी नई नौकरी की तलाश के लिए उड़ जाते हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही पारो चिड़िया तो मानो चिड़िया के पास जाती है और अपनी बहू मानो को ऐसे कहती है, देखो मानो बहू, मैंने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है और मैं चाहती हूँ तुम और रानी कवि मिलकर सारे घर का काम संभाल लो। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं और रानी कवि मिलकर सारे घर का काम कर लिया करेंगे। वैसे भी काम कौन सा इतना ज्यादा होता है। मानो की ये बात सुनकर पारो चिड़िया तो खुशी के साथ वहां से उड़ जाती है और अपनी सास के जाने के बाद मानो चिड़िया तो किचन में जल्दी से खाने बनाने का काम शुरू करती है। जल्द ही मानो सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर भी लगा देती है और पारो चिड़िया उससे कहती है, इतना ज्यादा खाना मानो बहू तुमने अकेले ही बना लिया। भाई, हम तो किस्मत के बहुत ही ज्यादा धनी हैं जो हमें बहू के रूप में तुम मिल गई। माँ, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मानो चिड़िया से रानी कवि भी कुछ सीख सके ताकि ये भी अपने ससुराल में जाके हमारी नाक ना कटवाए। बस कर दो भैया, मुझे सब कुछ ही मालूम है कि आप किस वजह से मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। अभी बीवी आई नहीं कि बीवी की तरफदारी शुरू कर दी। नहीं रानी, तुम्हारे भैया तो मजाक कर रहे हैं। चलो अब ये गुस्सा छोड़ो और हम सब के साथ जल्दी से ये टेस्टी टेस्टी खाना खा लो। मानो कि इतना कहते साथ ही वो सब तो जल्दी से मज़ेदार खाना खाना शुरू करते हैं और जल्द ही सब खाना खा लेते हैं और कालो कवा खाना खाने के बाद काम के लिए उड़ जाता है। मानो बहू, मैं नहीं चाहती कि घर के सारे काम का बोझ तुम पर ही आ जाए, इसीलिए तुम रानी कवि के साथ घर के सारे काम बांट लो। नहीं माँ जी, घर का सारा काम मैं खुद कर लिया करूँगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रानी कवि सिर्फ और सिर्फ बर्तन धो लिया करे, इसके अलावा मैं सब कर लूँगी। ठीक है भाभी, अगर आप सारे घर का काम देख लिया करोगी तो मैं भी बर्तन धो दिया करूँगी। आज से घर के सारे बर्तन मैं ही धोया करूँगी। रानी के इतना कहते साथ ही मानो तो घर के काम करने के लिए वहां से उड़ जाती है। मानो चिड़िया तो सबसे पहले घर का झाड़ू निकालती है और झाड़ू के साथ सफाई करने के बाद वो घर के सारे कपड़ों को भी धोने के लिए मशीन में डाल देती है। सारा दिन काम करने के बाद मानो चिड़िया सब्जी बनाने के लिए किचन में आ जाती है कि तभी रानी कभी उड़ती हुई मानो के पास आती है।
मानो भाभी, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आज कॉलेज में मेरी पार्टी है और मैं बहुत थक जाऊंगी। क्या आप आज मेरे बर्तन धो दोगी? रानी, तुम्हारे कॉलेज में पार्टी है, इसके बारे में तो मुझे पहले मालूम ही नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से के बर्तन आज धो लूंगी। गौरी कवि तो खुशी के साथ पार्टी में जाने के लिए वहां से उड़ जाती है। कुछ ही देर के बाद जंगल में रात भी हो जाती है और मानो चिड़िया तो रात के खाने के बर्तनों को धोना शुरू करती है। अभी मानो बर्तन धो ही रही थी कि वहां पर उड़ता हुआ कालो कौवा भी आ जाता है और अपनी पत्नी मानो से कहता है, ये क्या मानो, मैं कब से कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुम नहीं आई तो मैंने कहा देख कर आता हूँ, और ये क्या, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? कालो जी, आपको कोई ज़रूरी काम था तो आप मुझे पहले बता देते। मैं रानी कवि के हिस्से के बर्तन धो रही हूँ, आज वो कॉलेज की पार्टी में गई है। देखो मानो, रानी कवि है तो मेरी ही बहन, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब कुछ उसने जानबूझकर काम से जान छुड़वाने के लिए किया है। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। अब तो मानो चिड़िया ही हर रोज घर के बर्तन साफ किया करती और इस बारे में ही बात करने के लिए वो रानी कवि के पास जाती है। देखो भाभी, मुझे मालूम है कि मैं काफी रोज से बर्तन नहीं धो पा रही, लेकिन क्या करूं, आज भी मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है रानी कवि, अगर आज भी तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं आज भी तुम्हारे हिस्से के बर्तन साफ कर दूंगी। मानो तो एक भोली पक्षी थी, इसीलिए वो रानी कवि के ड्रामों को समझ नहीं पाती और चुपचाप ही जाकर रानी कवि के हिस्से के बर्तनों को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन ये सब कुछ उसकी सास पारो चिड़िया समझ आती है और अपनी बेटी के पास आकर कहती है, देखो रानी, मैं काफी रोज से देख रही हूँ कि मानो चिड़िया ही घर के सारे काम करने के बाद बर्तन भी धो देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अरे माँ, घर का सारा काम करने के बाद भाभी अगर बर्तन धो देती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपको तो बस मेरी ही बातें बुरी लगती हैं। पारो चिड़िया को समझ में आ जाता है कि रानी कवि को ऐसे उसकी बात समझ में नहीं आने वाली। ऐसे ही कुछ दिन भी जंगल में गुजर जाते हैं और एक रोज पारो कालो को बुलाती है। देखो कालो बेटा, मैं चाहती हूँ कि रानी कवि को उसकी गलतियों का एहसास हो, इसीलिए तुम मानो को कुछ रोज के लिए उसके मैके भेज दो। हाँ माँ, ये सही रहेगा। अगर मानो कुछ रोज के लिए इस घर से दूर होगी तो रानी कवि को जरूर एहसास होगा कि वो मानो के साथ गलत कर रही थी। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से मानो को ये सब कुछ बताने के लिए उड़ता है और कुछ देर के बाद मानो चिड़िया भी अपना सारा सामान पैक कर कर अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी, कालो जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि रानी कवि अब अपनी कुछ जिम्मेदारियों को समझ ले। हाँ बहू, इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया है, तुम भी कुछ रोज के लिए अपने माता पिता के पास जाकर रह लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं वापस लौटूंगी रानी कवि को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो अपने मैके जाने के लिए वहां से उड़ जाती है और मानो चिड़िया के जाने के बाद रानी कवि तो अपनी माँ के पास आकर उससे ऐसे कहती है, माँ, जब तक मानो भाभी अपने मैके से वापस नहीं आ जाती, मैं चाहती हूँ कि आप घर के कामों में मेरा थोड़ा हाथ ही बटा दिया करें। नहीं रानी बेटी, मैं तुम्हारा हाथ कैसे बटा सकती हूँ, मेरे पंख तो अब बूढ़े हो चुके हैं, अब घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि रानी कवि कुछ कह पाती, पारो चिड़िया तो उससे इतना कहते साथ ही वहां से उड़ जाती है। अब तो रानी कवि ही घर के सारे काम किया करती और घर के सारे काम करने के बाद रानी को ये एहसास हो गया था कि उसने अपनी भाभी मानो चिड़िया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो बर्तन धोने के बाद अपनी माँ पारो चिड़िया के पास जाने के लिए उड़ती है और उसे जाकर कहती है, देखो माँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि मानो भाभी घर का सारा काम करके कितना थक जाया करती थी और मैंने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। रानी बेटी, मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हारी भाभी को कॉल कर कर बुला लेती हूँ।
हाँ हाँ माँ, अब आप जल्दी से मेरी भाभी को कॉल करके बुला लें। अब से भाभी और मैं दोनों ही मिलकर घर का सारा काम किया करेंगे। कुछ दिन के बाद मानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है और अब तो गौरी कभी हर काम में ही अपनी भाभी का हाथ बटाया करती और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।